चाची की बेटी का रिश्ता देखने कमिश्नर आ रहा था। मैं उनके घर में नौकरानी बनकर काम करती थी, क्योंकि मैं अनाथ थी। चाची की बेटी ने घृणा से कहा, देख, आज खाने में कोई कमी मत रखना, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। जैसे ही कमिश्नर आया, खाना खाते खाते उसने पानी मांगा और मैं तुरंत रसोई से बाहर निकली। मेरे बदन पर फटे पुराने कपड़े थे और हाथ में पानी का गिलास। अचानक पानी उसकी कमीज पर गिर गया, जिस पर चाची ने झट से मुझे तमाचा जड़ दिया। तभी कमिश्नर गुस्से से उठ खड़ा हुआ और बोला, मुझे इसी लड़की से शादी। मेरा नाम रिया है। मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे थे, इसलिए बचपन से मैं अपनी चाची के घर पल रही थी। उनके अपने भी बच्चे थे और उनमें से एक थी सोनिया, जो उनकी आंखों का तारा थी। पर मेरे लिए उनके मन में कोई ममता नहीं थी। उनके लिए मैं बस एक नौकरानी थी, जो दिन रात काम करे, बर्तन मांजे, कपड़े धोए, झाड़ू पोछा लगाए, खाना बनाए। पर कभी किसी ने प्यार से मेरा हाल नहीं पूछा। पिछले 8 वर्षों में मैंने बस यही सीखा था, मेहनत करना, सहना और चुप रह जाना। मैं इसी घर में बड़ी हुई थी। जब जवानी आई तो दिल में सपने भी जागे, मगर मैं जानती थी कि सपना देखना मेरे नसीब में नहीं। मैं सुंदर थी, गोरा रंग, चमकदार, बड़ी आंखें, साधारण कद पर हाव भाव में गरिमा, समझदार भी थी। भले पढ़ाई बचपन में ही छुड़वा दी गई थी। मुझे किताबें पढ़ने का शौक था। कभी सोनिया की पुरानी कॉपियां छुपकर पढ़ती, कभी अखबार के फटे पन्ने सहेजती। मुझे ज्ञान की चाह थी, जो चाची को बिल्कुल पसंद नहीं था। वह हमेशा कहती थी, नौकरानियों को पढ़ने की क्या जरूरत? उनका काम तो बस झाड़ू पोछा करना और बर्तन मांजना है। पढ़ने लिखने से उनके हाथ जैसे नरम पड़ जाते थे। जबकि सोनिया के साथ उनका बर्ताव बिल्कुल अलग था। उसकी पढ़ाई पर पैसे यूं बहाए जाते जैसे पानी हो। उसके लिए अच्छे कपड़े सिलवाए जाते, बढ़िया जूते मंगाए जाते। उसके कमरे में रंग बिरंगी चीजें भरी रहती, खुशबूदार तेल, शैम्पू, इत्र, सब कुछ। और मैं तो बस पुराने कपड़ों में उसी के हुक्मों पर चलने वाली एक दासी की तरह रहती थी। मगर जब भी हम कहीं साथ खड़ी होती, मैंने हमेशा यही देखा कि मेरी सादगी उसकी साज सज्जा पर भारी पड़ जाती थी। वह चाहे जितना बंद स्वर ले, मेरे फटे पुराने लिबास में छिपी मासूमियत के सामने फीकी पड़ जाती। शायद इसी वजह से वह मुझसे हमेशा जलती रहती थी। मेरे चाचा को भी मुझसे कोई खास लगाव नहीं था। वह ज्यादातर अपने कारोबार में उलझे रहते और कभी कभार बस इतना कह देते, मेहनत से काम करो बिटिया, पर उस लहजे में भी स्नेह नहीं होता था। चाची ने तो मुझे घर की नौकरानी ही समझ रखा था और उनकी बेटी सोनिया के आगे मैं बस एक परछाई थी, हमेशा काम में डूबी रहने वाली। मन में घुटन होने लगती तो मैं घर के पीछे वाली झुग्गी बस्ती में चली जाती। वहां के मासूम बच्चों के नंगे पांव मिट्टी में खेलते चेहरों पर हंसी देखकर मुझे राहत मिलती। मैं उनके हाथ पांव धो देती, घावों पर दवा लगाती, जो थोड़ा बहुत मेरे पास होता उन्हें खिला देती और उनके साथ कुछ पल बिताकर मेरा मन हल्का हो जाता, जैसे वही मेरे असली अपने हो। दिन का बाकी समय घर के कामों में ही बीतता। बर्तनों की खनक, झाड़ू की सरसराहट, तंदूर की गर्मी में थक जाती। पर कभी किसी ने मेरी तारीफ नहीं की, ना ये पूछा कि मुझे भी कुछ चाहिए या नहीं। अब मेरी तरह सोनिया भी जवान हो चुकी थी और उसके लिए रिश्ते ढूंढे जा रहे थे। मगर चाची के तीखे स्वभाव के कारण रिश्तेदारों ने हाथ खड़े कर दिए थे, इसलिए बाहर से रिश्ते बुलवाए जा रहे थे। एक दिन जब महिला रिश्ता लेकर आई, मैं चाय नाश्ता बनाकर चुपचाप खड़ी रही। उसने सोनिया से पूछा, बेटी, तुम्हें खाना बनाना आता है? तो सोनिया ने तुरंत शिकन और तीखे स्वर में कहा, आपको शादी करनी है या मुझसे खाना बनवाना है? उसकी बदतमीजी से सब सन रह गए। महिला ने ना खुशी जताई और चली गई। ऐसा 3-4 बार हुआ। हर बार कोई रिश्ता आता और सोनिया अपनी तेज जुबान से बात बिगाड़ देती। एक दिन एक रिश्ता आया जो खुद चाची को बहुत पसंद था। लड़का अमीर था, कारोबार करता था और सबसे बड़ी बात यह थी
कि उसके घर में ना कोई ननद थी, ना भाभी, ना सास। वह बिल्कुल अकेला था। चाची को लगा कि ये रिश्ता सोनिया के लिए बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे ही सोनिया ने उस लड़के को देखा, उसके चेहरे पर नापसंद की परछाई उतर आई। उसने कहा, मैं कभी भी किसी गंजे आदमी से शादी नहीं करूंगी। उसके सिर पर बाल तक नहीं है। मैं अपना जीवन किसी गंजे पुरुष के साथ नहीं बिता सकती। चाची ने बहुत समझाया कि पति के बाल नहीं, उसका स्वभाव और कमाई देखी जाती है। मगर सोनिया ने एक ना सुनी और अपनी जिद पर अड़ी रही। इससे चाची मायूस रहने लगी और रोज उन्हें चिंता घेरती रहती कि उनकी बेटी के नखरे कब खत्म होंगे। अब तो घर में रोज कोई ना कोई लड़का देखने आता और चाय नाश्ते की सारी जिम्मेदारी मेरे सिर पर होती थी। मैं सुबह से ही रसोई में जुट जाती, चाय बनाती, पराठे तैयार करती, सब्जी गर्म करती, बर्तन चमकाती, और जब वे लोग बैठक में बातें करते तो पीछे खड़ी उनके हावभाव देखकर अंदाज लगाती कि ये रिश्ता भी ठुकरा दिया जाएगा। थककर चूर हो जाने के बावजूद कोई मेरे लिए एक कप चाय तक नहीं पूछता था। यही एक अनाथ लड़की की जिंदगी थी, जो दूसरों के लिए सब कुछ करती थी, पर अपने लिए कुछ भी नहीं। उधर सोनिया के मोबाइल पर कई लड़कों से दोस्ती हो चुकी थी। फोन पर बातें, संदेश, तोहफे, रिचार्ज, घर के बाहर पिज्जा मंगाना और चोरी छिपे मिलना, उसे ये सब रोमांच जैसा लगता था। खुद को वह बहुत आधुनिक समझती थी। लेकिन किसी लड़के से अनबन होते ही कई दिनों तक टूट जाती, रोती, शिकायत करती और फिर आईने में खुद को निहार कर कहती कि कोई उससे दूर कैसे रह सकता है। लेकिन इसके बावजूद उसके मन का खालीपन नहीं भरता था। फिर भी वो हमेशा यही कहती कि शादी वह किसी अमीर आदमी से ही करेगी जो उसे कार, घर और गहने दे। उसके घर वाले उसकी हरकतों से परेशान थे। चाची अक्सर रात को रोती और चाचा खामोश रहते कि बेटी को रोकना अब उनके बस की बात नहीं रही। एक दिन मोहल्ले की एक औरत आई और बातों बातों में सोनिया की शादी का जिक्र करते हुए बोली कि रिया की भी उम्र अब काफी हो चली है। चाची ने मुस्कुराकर कहा कि पहले अपनी बेटी की शादी निपटा लें, फिर रिया के बारे में सोचेंगे। तब उस औरत ने कहा कि हाँ, रिया तो उम्र में बड़ी है, सुना है सोनिया से पूरे 6 साल बड़ी, 26 की तो हो ही गई होगी। चाची के चेहरे पर गुस्सा तैर गया। वो तुरंत बोली, बिल्कुल नहीं। किसने कह दिया कि वह बड़ी है? वह तो उल्टा मेरी बेटी से छोटी लगती है। और फिर मेरी सोनिया छोटी क्यों होगी? रिया तो हमेशा खुद को सबसे आगे दिखाने में लगी रहती है। हर किसी के सामने खुद को अक्लमंद और सुंदर बनाकर पेश करती है ताकि मेरी बेटी कमतर लगे। मैं दरवाजे के पीछे ये सब सुन रही थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि चाची को मेरी सूरत तक पसंद नहीं। वह हमेशा मुझे दूसरों के सामने नीचा दिखाना चाहती है। मैं उनके लिए बस घर का काम करने वाली हूँ। उनसे मेरे लिए कोई अपनापन नहीं। कुछ दिन बाद मोहल्ले की एक और औरत हमारे घर आई। उसने मेरे बारे में बात छेड़ दी। वो कह रही थी, हम लोग गरीब हैं, लेकिन हमारे बेटे को बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। अगर तुम लोग चाहो तो हम इस लड़की रिया का रिश्ता मांगना चाहते हैं। हमें ये लड़की बहुत पसंद है। इसका चेहरा साफ है, इसकी बातों में सच्चाई है। ये जहाँ जाएगी वहाँ का घर रोशनी से भर जाएगा। आजकल ऐसी लड़कियां नहीं मिलती। हम तो चाहते हैं कि किसी अनाथ लड़की से ही शादी करें ताकि वो घर संभाल ले और हमें सम्मान दे। चाची ने तुरंत तेज आवाज में मना कर दिया। वो हंसते हुए बोली, अगर मैं इसे तुम्हारे हवाले कर दूंगी तो मेरे घर का काम कौन करेगा? क्या मैं खुद बर्तन धोऊं? क्या मैं खुद झाड़ू लगाऊं? वो औरत कुछ पल चुप रही, फिर जाते जाते मुझसे बोली, बेटी, इन लोगों से अपने आप को बचा लो। ये कभी तुम्हारी शादी नहीं होने देंगे। ये तुम्हें बस अपने काम के लिए रोक कर रखेंगे। लेकिन मैं उसे क्या बताती? मेरे पास उनके अलावा था ही कौन? अगर मैं उनसे अलग हो जाती तो कहाँ जाती? किसके घर में रहती? मैं तो सड़कों पर आ जाती। बस मैंने सिर झुकाकर चुप्पी ओढ़ ली। एक दिन मैं आंगन में बर्तन धो रही थी। तभी अंदर से चाची और चाचा की बातें सुनाई दी। चाचा कह रहे थे, रिश्ता तो घर आ ही जाएगा।
लेकिन अपनी बेटी को समझा देना कि अगर उसने किसी बात में अड़चन डाली तो पूरे शहर में हमारी बदनामी हो जाएगी। लग रहा था कि किसी बहुत बड़े घर से रिश्ता आ रहा है। चाची बोली, पहले उसकी तस्वीर मंगवा लेना, आखिर रहना तो उसे ही है ना। चाचा ने कहा, इतना बड़ा रिश्ता है, अगर लड़के के सिर पर बाल ना हो, अगर उसका पेट निकला हुआ हो, अगर वो 50 साल का भी हो, तब भी लोग अपनी जवान कुंभारी लड़कियां उसे दे देंगे। ये तो मेरा थोड़ा बहुत जान पहचान है कि वो हमारे घर आ रहा है। उसका भी दुनिया में कोई नहीं, वो अकेला है और अपने लिए खुद ही लड़की ढूंढ रहा है। मैं तस्वीर मंगवाऊंगा तो वे लोग बुरा मान जाएंगे। वो खुद देखने आ रहे हैं, तुम बस अपनी बेटी को समझा दो। अगर वो सारी जिंदगी आराम से बैठकर खाना चाहती है तो इस रिश्ते के लिए हाँ कह दे। चाची यही कह रही थी और ये सुनकर मैं हैरान थी कि आखिर कौन सा राजकुमार है जिसकी इतनी चर्चा हो रही है, कौन सा दूल्हा है जो हमारे घर आने वाला है। चाची के चेहरे पर पहली बार असली खुशी देखी। उनके कदमों में अजीब सी फुर्ती थी। अगले दिन उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि पूरे घर को अच्छे से साफ करना है, खाने पीने की तैयारी करनी है। 2 दिन में घर का हर कोना चमकना चाहिए, बर्तन दमकने चाहिए, पर्दे धुले हो और आंगन साफ हो। फिर वे बताएंगी कि खाने में क्या बनाना है। मैं थकी थी, पर इनकार की हिम्मत नहीं थी। बस धीरे से ठीक है कहा। मुझे नहीं पता था ये सब किसके लिए हो रहा है, बस इतना समझ रही थी कि आने वाला कोई व्यक्ति मेरी जिंदगी बदल देगा, क्योंकि किस्मत जब फैसला करती है तो तूफान साथ लाती है, और मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मेरा तूफान दरवाजे पर पहुंच चुका है। आखिर वो दिन आ गया जब बड़ा फैसला होना था। सोनिया हमेशा की तरह घमंड में बोली कि उसके लिए इलाके के अधिकारी का रिश्ता आ रहा है। ये सुनकर मैं दंग रह गई। ऐसा रिश्ता हर किसी की किस्मत में कहाँ आता है। मेरे दिल में जलन नहीं बल्कि सच में खुशी हुई कि शायद उसकी शादी हो जाए तो घर में शांति आए। पर भीतर कहीं हल्की टीस भी उठी कि मेरी किस्मत में शायद ऐसा सुख नहीं लिखा। मैंने नरमी से पूछा कि तैयारी उसी हिसाब से कर लूं, तो वो तेज स्वर में बोली कि अगर कहीं भी जरा सी भी गड़बड़ हुई तो वह मुझे नहीं छोड़ेगी। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिख रहा था, मानो वह अधिकारी पर कोई एहसान कर रही हो। वह हमेशा की तरह डराने वाली नजरों से देखकर चली गई। मैं पहले भी कई बार उसके हाथों पिट चुकी थी। मामूली बात पर गिरेबान पकड़ लेती, थप्पड़ मार देती, हाथ मरोड़ देती, और चाची भी उसी का पक्ष लेती। कई बार उन्होंने भी मुझ पर हाथ उठाया। मेरी बात किसी ने कभी सुनी नहीं। मैं रात को छत पर जाकर रोती और चांद से पूछती कि कब तक ये सब सहना होगा। पर मेरे पास ना कोई अपना था ना कहीं जाने की जगह। मेरा एकमात्र सहारा गरीब बस्ती के वे बच्चे थे, जिनकी मासूम मुस्कानें मेरे टूटे मन को सहलाती। मैं उनके घाव साफ करती, हाथम धुलवाती, थोड़ा बहुत खाना बांट लेती। वही पल मेरी जिंदगी के मीठे पल थे, जहां कोई मुझे बुरा नहीं कहता था। अब उस बड़े रिश्ते के स्वागत का वक्त था। मैंने घर का हर कोना चमकाया, फर्श धोए, जाले उतारे, पर्दे धोए, बर्तन चमकाए, कमरे खुशबू से भर दिए। फिर खाने की तैयारी शुरू की और जी जान लगाकर कई तरह के व्यंजन बनाए। 2 सब्जियां, चिकन कोरमा, टमाटर और साथ में 2 तरह के कबाब भी तैयार किए। शामी कबाब और सीख कबाब दोनों बनाए गए थे। साथ ही 2 तरह के रायते तैयार किए गए, एक में पुदीना और दूसरे में बारीक कटा हुआ खीरा। इसके अलावा चटनी, सलाद और मीठे में सवैया भी बनाई, और घर के वे सब अच्छे बर्तन निकाल लिए गए जो सिर्फ खास मौकों पर ही निकाले जाते हैं। मैं सुबह से शाम तक रसोई में पसीना बहाती रही। इतना थक गई थी कि बदन टूटने लगा था, पर किसी ने एक बार भी नहीं कहा कि जाकर थोड़ा बैठ जाओ। उल्टा चाची बार बार आवाज लगाती रही, ये काम रह गया है, वो काम भी कर दो। जब सारी तैयारियां पूरी हो गई तो वह रात भी आ पहुंची जिसका पूरे घर को इंतजार था। खबर मिली कि वह लड़का अधिकारी खुद आ रहा है, और ये सुनते ही घर में हलचल मच गई।
क्योंकि ऐसे बड़े ओहदे वाले लोग आमतौर पर अपना कोई आदमी भेज देते हैं, लेकिन हमें बताया गया कि वह बिल्कुल अकेला रहता है। अभी अभी अधिकारी बना है। उसके पास सरकारी गाड़ी और मकान है। माता पिता दोनों नहीं रहे, इसलिए रिश्ता देखने खुद ही आ रहा था। और उसके साथ उसका एक दोस्त भी था, जो मेरे चाचा का जानने वाला निकला। चाची ने पहले ही सोनिया को समझा दिया था कि अगर रिश्ता अच्छा लगे तो बिना नखरेहा कह देना, मगर सोनिया के जिद्दी और घमंडी स्वभाव को सब जानते थे। आखिर वो घड़ी भी आ गई जब अधिकारी हमारे दरवाजे पर पहुंचा, और जैसे ही वह भीतर आया घर का माहौल बदल गया। हमने सोचा था कि अधिकारी कोई 40 से 50 साल का होगा, लेकिन वह तो जवान, आकर्षक, प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला निकला। करीब 6 फुट लंबा, उजला रंग, चेहरे पर नरमी और आत्मविश्वास का मेल, सलीके से सवरे बाल और जादुई आंखें। उसका नाम साहिल था। नाम भी ऐसा कि सुनते ही दिल ठहर जाए। चाची ने उसे सम्मान से बैठाया, चाय नाश्ता सामने रख दिया, और मैं पर्दे के पीछे से देख रही थी कि वह बार बार किसी को फोन कर रहा था, मानो कोई जरूरी बात हो। रात का खाना घर पर ही रखा गया था, और मैं रसोई में सब्जी गर्म करने और मीठा कटोरियों में डालने में लगी थी। तभी सोनिया मेरे पास आई, चेहरे पर खुशी लिए बोली, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। कितना सुंदर आदमी है, ऊपर से बिल्कुल अकेला, ना सास ना ननद, सरकारी घर, सरकारी गाड़ी। मैं तो जिंदगी भर राज करूंगी। वह मुझे चिढ़ाने के लिए कह रही थी, पर मुझे उससे कोई नफरत नहीं थी। मैंने बस कहा, अच्छा है, अगर तुम्हें खुशी मिली है तो मैं दुआ करती हूँ कि तुम्हें यही रिश्ता मिले, क्योंकि मेरे मन में यही इच्छा थी कि अगर वह इस घर से ब्याह कर जाए तो शायद मेरे हिस्से में कुछ शांति आ जाए। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये रात मेरी किस्मत का नया मोड़ बनकर आएगी। खाना लग चुका था, सब लोग बैठे थे, और जब मैं थालियां रख रही थी तब मैंने महसूस किया वह युवक साहिल बार बार मेरी ओर देख रहा था। मैंने पहले तो अनदेखा किया, लेकिन फिर महसूस हुआ कि वो सचमुच मुझे ही देख रहा है। मैं हैरान थी, आखिर वह मुझे क्यों देखेगा? मेरे तो फटे पुराने कपड़े थे, बाल बिखरे हुए थे, और चेहरे पर थकावट साफ झलक रही थी। वह तो सोनिया को देखने आया था। सोनिया को तो पाल ले जाकर खासतौर पर तैयार करवाया गया था। वह रोशनी में किसी गुड़िया सी चमक रही थी। उसके चेहरे पर घमंड और आंखों में ये खुशी थी कि उसकी किस्मत अब बदलने वाली है। सबने कहा कि खाना सब साथ बैठकर खा लेते हैं ताकि लड़का और लड़की एक दूसरे को देख लें, क्योंकि जब लड़का खुद रिश्ता देखने आ गया था तो रस्म और रिवाज की इतनी सख्ती भी जरूरी नहीं। मेरी चाची और चाचा की पूरी कोशिश थी कि जल्दी जल्दी सब बातें तय हो जाए, ताकि कमिश्नर जैसा रिश्ता हाथ से ना निकले। सब लोग टेबल के चारों ओर बैठ गए। साहिल भी बैठा। उसके चेहरे पर नरमी और गरिमा दोनों थी। मैं रसोई से थालियां और कटोरियां निकाल कर रख रही थी। अचानक मुझे लगा कि सब्जी में मिर्च ज्यादा हो गई है, लेकिन मैंने सोचा शायद सब लोग सहन कर लेंगे। जैसे ही साहिल ने पहला निवाला लिया, उसके चेहरे का रंग बदल गया। वह पानी ढूंढने लगा और मैं भागकर पानी लेने गई, क्योंकि मैं इतने कामों में उलझकर पानी का जग रखना भूल गई थी। जैसे ही गिलास लेकर मुड़ी, मेरा पाँव फिसल गया और पानी सीधा साहिल के ऊपर गिर गया। पल भर में कमरे में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें मेरी ओर उठ गई। चाची के चेहरे पर गुस्से की बिजली दौड़ गई और वह चिल्लाई, ये क्या कर दिया तुमने? सारा माहौल खराब कर दिया। फिर उन्होंने मेरे गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अगर साहिल ने मुझे तुरंत पकड़ ना लिया होता तो मैं गिर जाती। उसने मुझे थामा जैसे कह रहा हो, तुम अकेली नहीं हो। वह बोला, क्या आपके घर में बच्चों के साथ ऐसे हाथ उठाते हैं? और ये कैसी परवरिश है आपकी बेटी की जो मेहमानों के सामने किसी पर हाथ उठा दे? चाची का रंग उड़ गया। वह बोली, नन्ही, ये नौकरानी नहीं है, ये तो मेरे देवर की बेटी है। हम इसे अपने ही बच्चों जैसा रखते हैं। साहिल ने मेरी ओर गहरी नजर से देखा और बोला, अगर ये सच में आपके देवर की बेटी है तो इसके कपड़े ऐसे क्यों हैं?
ये नौकरों की तरह सारा काम क्यों कर रही है? आपकी बेटी तो कीमती कपड़े पहनकर बैठी है और ये लड़की तो बिल्कुल अनाथ जैसी लग रही है। और अगर ये सच में अनाथ है तो आपने इस पर हाथ क्यों उठाया? चाची ने बनावटी नरमी से कहा कि उसका हाथ फिसल गया था। साहिल ने शांत पर कठोर आवाज में कहा, तो क्या हो गया? क्या मैं कोई राजा हूँ? पानी गिर गया तो कौन सी आफत आ गई? ये तेजाब तो नहीं था। कमरे में खामोशी छा गई। सोनिया के चेहरे पर नाखुशी साफ दिख रही थी, जैसे उसकी किस्मत पर खतरा मंडरा रहा हो। फिर साहिल बोला, खाना वाना हो गया। अब मुझे एक जरूरी बात कहनी है। सब चौंक गए। वो ड्राइंग रूम की ओर गया और बोला, आप सब वहां आए। और खासतौर पर ये लड़की भी। मैं घबराई हुई उसके पीछे चली। वह बोला, जब तक मैं कमिश्नर हूँ, इस इलाके की जिम्मेदारी मेरे हाथ में है और मेरी पत्नी की भी उतनी ही बड़ी होगी। मैं यूं ही रिश्ता देखने नहीं आया। आने से पहले मैंने जानकारी जुटाई थी। मैंने आपकी बेटी के बारे में जो पता किया वह बहुत दुखद था। आपकी बेटी ने 1 महीने में 4 लड़कों से दोस्ती की, उनसे तोहफे और पैसे लिए और उन्हें शादी के झूठे वादे करके छोड़ दिया। ऐसी लड़की किसी सम्मानित घर की इज्जत बढ़ाती नहीं मिटाती है। ये सुनकर चाची गुस्से से भर गई और बोली कि अगर उसे सब पता था तो यहाँ आने की जरूरत क्या थी? साहिल शांत रहा और बोला, मैं यहाँ रिश्ता देखने नहीं, सच देखने आया था। मैं ये देखने आया था कि वह लड़की कैसी है जिसे मैं अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। क्योंकि मैं पहले ही तय कर चुका था कि मैं सोनिया से नहीं बल्कि इस घर की दूसरी लड़की से शादी करूंगा। ये सुनते ही सब सन्न रह गए और कमरा एकदम शांत हो गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और मैं अवाक होकर उसे देख रही थी। साहिल बोला कि हाँ, वह इसी घर में उस हीरे को ढूंढने आया था जिसे उसने अपनी आंखों से देखा था। वह लड़की जो गरीबों के बीच जाकर मुस्कान बांटती थी, बच्चों के साथ बैठकर खाना खाती थी, उनके लिए कपड़े इकट्ठा करती थी, जबकि वे उसके अपने भी नहीं थे। वह उसका पीछा नहीं कर रहा था बल्कि उसके कर्मों को समझ रहा था। और जब पता चला कि वो कहाँ रहती है तो मालूम हुआ कि वह इसी घर में है और उसका नाम है रिया। ये सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने नरमी से मेरी ओर देखते हुए कहा कि उसने उस क्षण तय कर लिया था कि वह मुझसे शादी करेगा और आज वह यहाँ सिर्फ उसी लिए बैठा है। लेकिन वह ये देखना चाहता था कि लोग मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ताकि जब वह मुझे यहाँ से ले जाए तो उसे पछतावा ना हो कि उसने मुझे उन लोगों से अलग किया जो मेरे दुश्मन थे। और अब उसे सब समझ आ गया है। उसकी बातें सुनकर सब स्तब्ध थे। चाची के चेहरे पर पछतावा और क्रोध का मिलाजुला भाव था। चाचा चुप थे। सोनिया का घमंड टूट चुका था। साहिल ने गरिमा और कोमलता के साथ मेरी ओर देखा और पूछा कि क्या मैं उसके साथ नई जिंदगी की ओर चलूंगी। वह मुझे पत्नी बनाना चाहता है और वह सम्मान देना चाहता है जिसकी मैं हकदार हूँ, और हम दोनों मिलकर समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने उसे देखा। मेरी धड़कनों का शोर पूरे कमरे में गूंजता महसूस हुआ। आंखों से आंसू भर निकले जो मेरी हाँ बन गए और मैंने उसका हाथ थाम लिया। उसने सुकून से कहा कि अब मुझे किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। चाचा चाची पत्थर से हो गए। सोनिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन साहिल ने किसी की तरफ ना देखते हुए मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि अब मैं उसके साथ चलूं जहां मेरा सम्मान, शांति और खुशी मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं चुपचाप उसके साथ चल दी, मानो किसी ने मेरी टूटी जिंदगी को सहारा दे दिया हो। उसके बाद वह मुझे अपने घर ले गया और उसने जरा भी देर नहीं की। जैसे सब पहले से तय था। रास्ते में वह फोन पर निर्देश देता रहा। उसके चेहरे पर अजीब सा विश्वास था। घर पहुंचने तक सारी तैयारी हो चुकी थी। पंडित, गवाह, रोशनी, सब कुछ। अंदर जाते ही उसने कहा कि वह मुझे बिना संबंध के इस घर में एक पल भी नहीं रखेगा, क्योंकि मेरी गरिमा उसकी जिम्मेदारी है, और भीतर जाने को कहा जहां एक स्त्री मुझे तैयार करने के लिए थी। मैंने पूछा कि इतनी जल्दी। उसने कहा कि कुछ निर्णय सोचने के लिए नहीं होते, निभाने के लिए होते हैं,
और ये निर्णय उसने बहुत पहले कर लिया था। कमरे में एक सौम्य औरत ने मुझे सफेद वस्त्र में तैयार किया। मैं कांप रही थी। दिल तेजी से धड़क रहा था। आईने में खुद को देखकर लगा कि मैं वो नहीं रह गई हूँ जिसे लोग आदेश देते थे। मैं एक नई दहलीज पर थी। थोड़ी देर में शादी की रस्म पूरी हुई। हमने हाँ कहा और मुझे लगा जैसे वर्षों का बोझ उतर गया हो। रात के 4 बजे जब साहिल मेरे सामने बैठा था और बाहर हल्की हवा बह रही थी, मैंने उससे पूछा कि उसने मुझे पहली बार कहाँ देखा था। वह मुस्कुराया और बोला कि उसने मुझे पहली बार झुग्गियों के पास देखा था, जहां मैं बच्चों के साथ बैठकर खाना खा रही थी और हंस रही थी। मुझे किसी ने बताया था कि वहां कुछ लोग जबरदस्ती बैठे हैं, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि वे लोग जबरदस्ती नहीं बल्कि बेघर बेबस लोग थे, और उनके बीच जैसे कोई उजाला फैल रहा हो। वह उजाला तुम थी। तुम्हें देखकर मन विचलित हो गया। एक लड़की जो अपने पास कुछ भी संभाल कर नहीं रखती, वह दूसरों के लिए इतना कुछ कर रही है। उसी दिन मैंने ठान लिया था कि अगर किस्मत ने कभी अवसर दिया तो तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाऊंगा। जब मैंने तुम्हारे घर के बारे में जानकारी निकाली तो पता चला कि तुम किसी के नजदीकी रिश्ते की हो, और वही लोग मेरी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आने वाले हैं। तभी मैंने सोचा कि क्यों ना इसी बहाने तुमसे मुलाकात हो जाए, और फिर सब कुछ ऐसे होता गया जैसे ऊपर कोई व्यवस्था कर रहा हो। मैं अवाक होकर उसे देखती रही। वह लगातार बोलता जा रहा था। रिया, मैं तुम्हारे जैसी स्त्री ही ढूंढ रहा था, क्योंकि मैं केवल एक पुरुष नहीं बल्कि एक उत्तरदायी इंसान हूँ, एक अधिकारी हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी वो हो जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज के लिए काम कर सके, जिसे दूसरों का दर्द महसूस हो और जो सच्चे मन से गरीबों को गले लगा सके। और मैंने ये सब कुछ तुम में देखा। इसी कारण मैंने तुमसे शादी की ताकि हम दोनों मिलकर इस दुनिया में कुछ अच्छा कर सकें। उस दिन के बाद हमारी जिंदगी बदलने लगी। हर सुबह एक नया उत्साह लेकर आती और हम दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहते। मैंने पहली बार जाना कि प्रेम केवल शब्द नहीं होता, वह एहसास है जो किसी के ख्याल रखने में झलकता है। साहिल हमेशा कहता, अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे सपने मेरे सपने हैं। हम दोनों एक ही उद्देश्य की यात्रा पर हैं। जब भी वो दफ्तर से लौटता सबसे पहले मुझे बुलाता, चलो देखो आज किसकी मदद करनी है। कभी हम किसी मजदूर के घर जाते जहां बच्चे भूखे होते, कभी किसी बीमार के लिए दवाई लाते, कभी किसी अनाथ लड़की की शादी करवाते तो कभी झुग्गियों के बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था करते। मैं हर जगह उसके साथ जाती और वह मुझे गाड़ी में बैठाकर कहता, अब तुम केवल मेरी पत्नी नहीं, इस पूरे इलाके की माँ हो। मैं हैरान होती कि जो व्यक्ति कभी मेरे नसीब में नहीं था, वही आज मेरा सब कुछ बन गया है। उसने मुझे कभी कमजोर महसूस नहीं होने दिया और मेरे लिए एक छोटा सा दफ्तर बनवाया, जहां मैं उन महिलाओं के लिए काम करती जो सिलाई कढ़ाई करती थी। हम उनके बनाए कपड़े बेचते और पैसे उनके घर पहुंचाते। वे महिलाएं मुझसे लिपटकर रो पड़ती। हमने कभी किसी बड़े अफसर को इतना दयालु दिल वाला नहीं देखा। उनकी बातें मन को प्रसन्न कर देती और मैं ईश्वर का धन्यवाद करती कि जीवन ने मुझे वह मुकाम दिया जिसका मैंने कभी सपना नहीं देखा था। रातों को जब थकावट घेर लेती मैं उसके साथ बगीचे में चली जाती और वो आसमान की ओर देखकर कहता, रिया, मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं लोग मुझे मेरे पद से नहीं बल्कि मेरे कामों से याद करें। तुम मेरे साथ ऐसे ही चलती रहना, क्योंकि तुम मेरे लिए सिर्फ पत्नी नहीं, मेरा विश्वास, मेरी प्रार्थना और मेरी शक्ति हो। मैं उसकी बातें सुनती रहती, कभी मुस्कुरा देती, कभी आंसू बहा बैठती। जिंदगी कितनी अजीब है। जिसने कभी मेरे हिस्से में आंसू लिखे थे, वही आज मुझे मुस्काने लौटा कर दे रही है। अब हर दिन खुशियों से भरा लगता है। हर सुबह मानो एक नई उम्मीद लेकर आती थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जो लड़की दूसरों के दुख दर्द को बांधती फिरती थी, वही एक दिन लोगों के लिए अपना घर आंगन खोल देगी। जो खुद कभी सहारा ढूंढती थी, वो एक दिन दूसरों के लिए सहारा बन जाएगी।
साहिल के साथ बिताया हर पल मुझे किसी पूरे हुए सपने जैसा लगता था। हर रास्ता रोशन था, हर चेहरा मुस्कुरा रहा था, और मैं दिल से कहती थी कि शायद अब मेरी असली जिंदगी शुरू हुई है। वह जिंदगी जिसमें दुख नहीं थे, केवल खुशियां थी, प्रेम था, और वह प्रेम हमेशा रहने वाला था। जैसे मेरे साथ बुरा करने वाले लोगों को भी समय ने उनका ही फल लौटा दिया हो। जीवन जैसे पूरा घूमकर अपने अंत की ओर लौट आया था। एक दिन हमारे घर के नौकर ने बताया कि बाहर एक बुजुर्ग दंपति खड़ा है जो कह रहा है कि वे मेरे रिया के घर वालों में से हैं। और यह सुनते ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि वे वही लोग थे जिन्होंने मेरे साथ अन्याय किया था, मेरे सपने तोड़े थे, मेरा अस्तित्व मिट्टी में मिला दिया था। साहिल ने उन्हें अंदर बुलाने को कहा, और जब वे आए तो देखा कि वे मेरी चाची और चाचा थे, शर्म और बेबसी से भरे हुए। चाचा ने कांपती आवाज में कहा कि वे बहुत शर्मिंदा हैं और अपनी गलती के लिए माफी मांगने आए हैं, क्योंकि उनकी बेटी सोनिया किसी के साथ घर से भाग गई है और अब उसका कोई पता नहीं, इसलिए वे हमारी मदद चाहते हैं। उन्हें देखकर मेरे पुराने घाव फिर से ताजा हो गए, लेकिन फिर भी मैंने उनके सामने पानी रखा और कहा कि चिंता ना करें, सब ठीक होगा। और साहिल ने भी आश्वासन दिया कि वह अपने भरोसेमंद लोगों से मदद लेकर सोनिया को ढूंढ निकालेगा। 2 दिन बाद खबर मिली कि लखनऊ के एक अनाथालय के पास एक लड़की बहुत खराब हालत में देखी गई है, और हम तुरंत वहां पहुंचे, जहां सोनिया गंदी हालत में डरी हुई और टूटी हुई बैठी थी। मैंने उसे गले लगाया, पर वो बिल्कुल खामोश थी, और चाची उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगी, अपने किए पर पछताती हुई। मैंने उन्हें समझाया कि किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय हमेशा लौट कर आता है। सोनिया को घर ले जाया गया, लेकिन वो पहले जैसी नहीं रही। उसकी आंखों में गहरी दहशत थी और वह किसी से बात नहीं करती थी। मैं कई बार उससे मिलने जाती थी, लेकिन एक दिन साहिल ने नरमी से कहा कि अब मुझे बार बार वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जिंदगी इंसान को इतना तोड़ देती है कि उसे केवल वक्त ही संभाल सकता है। मैंने उसकी बात मानकर खुद को अपने घर परिवार में व्यस्त कर लिया, और धीरे धीरे मेरी जिंदगी में सचमुच शांति लौट आई। मैं माँ बन चुकी थी और मेरे घर में खुशियों का माहौल था। मेरा बेटा मेरे लिए रोशनी की किरण था, जिसे गोद में लेते ही मेरी सारी तकलीफें मिट जाती थी। मेरा पति साहिल भी बहुत खुश और पहले से ज्यादा दयालु हो गया था। वह जरूरतमंदों को खाना बांटता, इलाज करवाता और बच्चों की पढ़ाई में मदद करता। उसके साथ रहते हुए मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी को असली मकसद मिल गया हो। एक शाम साहिल ने आकर कहा कि जिंदगी ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन घमंड कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ बदलने में एक पल लगता है। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया कि अब मुझे समझ आ गया है कि किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वही उसमें गिरता है। उसने मेरा हाथ थामकर कहा कि उसे अपनी पत्नी पर गर्व है। उस पल मेरे दिल में सुकून उतर आया और लगा कि कठिन तूफानों के बाद मुझे अपना किनारा मिल गया है। मैंने बहुत दुख और सदमे सहे, लेकिन अंत में न्याय हुआ। जिन लोगों ने बुरा किया समय ने उनके साथ बुरा किया बिना मेरी किसी बद्दुआ के। आज मैं अपने पति और बेटे के साथ खुश हूँ। हमारा घर दुआओं से भरा रहता है और साहिल हर जरूरतमंद की मदद करता है। मैं अपने बेटे को देखकर दुआ करती हूँ कि वह भी अपने पिता की तरह नेक बने। जिंदगी अब नए मोड़ पर है। दिन शुभकामनाओं से भरे और रातें शांत हैं। अतीत की कड़वाहटें अब बस यादें हैं जो कभी कभी चुभती है पर असर नहीं करती, क्योंकि मैंने समझ लिया है कि असली कामयाबी चरित्र में होती है, न कि धन या रुतबे में। ये सबक मैंने अपनी जिंदगी की कीमत पर सीखा है। आज आईने में मैं एक आत्मविश्वासी स्त्री देखती हूँ। वह रियाज जो कभी अकेली थी, अब एक संपूर्ण पत्नी, माँ और संवेदनशील इंसान है, जो जानती है कि बुरा करने वालों के साथ अच्छा नहीं होता और समय हर किसी का हिसाब रखता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी? ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।
अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें